हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि वेटेज रखता है आपका 15 से 20 मार्क्स का। देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कोई पहले हुआ करता था पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। फिर उन्होंने बोला भाई हमें भी अपना एक नया घर चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाकर इनको एक अलग घर दे दिया गया, जिसको बोला गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें आपके टोटल 3 यूनिट है। चैप्टर नंबर 4, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 4 यूनिट फर्स्ट। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टनरशिप क्या होती है, कुछ डिफरेंसेस एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। पार्टनरशिप क्या होती है? Partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। कितनी खूबसूरत से डेफिनेशन है। अब आप बोलेंगे मैम हमें तो कहीं से खूबसूरत नहीं दिख रही है। देखने का नज़रिया होता है बच्चे अपने अपने। देखिए, पहले एक होता था ना, इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, एक ही पर्सन की ज़रूरत है। बट पार्टनरशिप में क्या होते हैं, 2 या उससे ज़्यादा पर्सन होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट में कोई लिमिट नहीं दी गई है, बट कंपनीज एक्ट में इसकी लिमिट दी गई है जो कि है 50। क्लियर? तो जो पार्टनरशिप होते हैं इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, अप टू 50 वो कोई भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनमें ब्लड रिलेशन ही हो, वो आपस में जानते हो, नहीं जानते हो। जो नहीं जानेगा वो तो क्यों पार्टनरशिप में आएगा। तो जानते हो नहीं जानते हो, वो कोई भी पर्सन आपस में पार्टनर बन सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, is the relation between person first who have agreed to share the profit of a business carried on by all or acting for that। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। पार्टनरशिप जो है एक क्या है, रिलेशन है बिटवीन द पर्सन। मान लो ABC पार्टनरशिप है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं। ये एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन जिनको बोला जाता है पार्टनर, जिनको बोला जाता है पार्टनर। से आपस में क्या हुए, पार्टनर हुए एक दूसरे के लिए। इनका मेन मोटो क्या होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म का? बिजनेस को कैरी करना और उससे प्रॉफिट अर्न करना, ये इनका मेन मोटो होना चाहिए। जहां पर बिजनेस कैरी करना नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटो नहीं है, उसको पार्टनरशिप फर्म नहीं कहा जा सकता है। मेन मोटो होना चाहिए बिजनेस कैरी करना और प्रॉफिट अर्न करना, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। अब या तो ये तीनों उस बिजनेस को चला रहे हैं, या फिर ए बाकी के बिहाफ पे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने गुड्स बाय किए डी से, और वो भी कैसे बाय किए, क्रेडिट पर। तो क्या अब डी के लिए लायबल सिर्फ ए होगा या बी और सी भी होंगे? बी और सी भी इक्वली लायबल होंगे जितना ए लायबल होगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर? देखिए, पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अभी हम डेफिनेशन पे वापस जाएंगे। वो क्या होता है, एक रिलेशन होता है बिटवीन द पार्टनर्स। कोई भी 2 या उससे ज़्यादा एक पार्टनरशिप फर्म को बना सकता है। क्लियर? मेन मोटो होना चाहिए बिजनेस चलाना और प्रॉफिट को अर्न करना और उसको डिवाइड करना। इनको बोलते हैं पार्टनर्स। और इनको जैसे कोई, या तो वो सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं या उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर काम कर रहा है, तो वो जो उनके बिहाफ पे काम कर रहा है उसको बोलते हैं एजेंट, और जिनके लिए कर रहा है उनको बोलते हैं प्रिंसिपल। और इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी, और ये आपस में कहलाते हैं पार्टनर। और ये जो ABC है इसको बोलते हैं फर्म नेम, और ये बोली जाएगी फर्म, पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो जो ए कर रहा है, गुड्स बाय कर रहा है बाकियों के बिहाफ पे, तो खाली ए लायबल नहीं होगा, बाकी भी लायबल होंगे इक्वली जितना ए लायबल होगा। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है पर्सन के बीच में
जो एग्री हुए हैं, एग्रीमेंट, इनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। कोई इंडिविजुअल है, एक बार बताइए, अपने आप से एग्रीमेंट थोड़ी करेगा कि मैं एग्रीमेंट करता हूँ खुद से कि मैं 8 बजे आऊँगा, 8 बजे जाऊँगा। एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। या तो वो बिजनेस चलाया जा रहा है बाय ऑल, या किसी एक के द्वारा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। Person who have entered into partnership with one another are individually partners and collectively a firm, and the name is called firm name. I hope it is clear. चलिए, अब ये जो मेन एलिमेंट्स है जो भी आपको बताए हैं डेफिनेशन में, वो सारे इसके मेन एलिमेंट्स है पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 और 2 से ज़्यादा, बट मैक्सिमम इज 50, जो कि गिवन है आपके कंपनीज एक्ट में। द पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट होना चाहिए, एंटर इनटू बाय ऑल द पर्सन। देखिए ये एग्रीमेंट जो है वो आपका बच्चे ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट इसलिए ज़रूरी होता है कि फ्यूचर डिस्प्यूट ना हो, कि आपके पास एक एग्रीमेंट है जिसमें सब कुछ मेंशन है। ओरल तो भाई ओरल ही होता है, करेक्ट। तो एग्रीमेंट होता है वो एक इंडिविजुअल के बीच तो हो नहीं सकता, 2 या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म को खोलेंगे, इस हिस्से में प्रॉफिट को बांटेंगे, और ये पार्टनर इस टाइप के पार्टनर होंगे। पार्टनर इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन सम बिजनेस, द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर? अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है 1 by 1, रीड कर लेते हैं फटाफट से। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, क्या है पार्टनरशिप? एक 2 और मोर पर्सन का एसोसिएट है। देखिए, ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ये ध्यान रखना है। ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अब जो पार्टनरशिप है ना वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो एक पार्टनरशिप फर्म क्या दूसरी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकती है? नो। जो रिकॉग्नाइज है, माइनर भी पार्टनर नहीं बन सकता है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। वो क्या नहीं है? कॉम्पिटेंट नहीं है किसी भी लॉ में, किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए। तो एक फर्म सिंस इज नॉट ए पर्सन रिकॉग्नाइज इन द आइज ऑफ लॉ कांट बी ए पार्टनर। कंपनी है ना, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्या फर्म की होती है? नहीं होती है। अगेन ए माइनर कांट बी ए पार्टनर इन ए फर्म, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट होती है मैक्सिमम नंबर को लेकर, बट द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। क्लियर? अब आता है एग्रीमेंट। ये मस्ट है कि एग्रीमेंट होना जरूरी है बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट, कि फ्यूचर कौन पार्टनर कैसा होगा, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप जो भी है, सब चीज़ों को लेकर एग्रीमेंट दैट कैन बी either oral or in writing. It may be observed that the partnership must be the result of an agreement between 2 or more persons. There must be an agreement entered into by all the person concerned. This element relates to voluntarily contractual nature of partnership. Thus, the nature of the partnership is voluntarily and contractual, may be oral and in writing. चलिए नेक्स्ट है हमारा बिजनेस। देखिए ये 2 इन द कंस्टेंट वी विल कंसिडर 2 प्रीपोजिशन। एक तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, और सेकंड होना चाहिए बिजनेस गेन होना चाहिए, एक्विजिशन ऑफ गेन। मोटिव क्या होना चाहिए? फर्स्ट देयर मस्ट एग्जिट ए बिजनेस फॉर द पर्पज, द टर्म बिजनेस कोई भी हो सकता है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल। सेकेंड, द मोटिव ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए? एक्विजिशन ऑफ गेन होना चाहिए। फोर्थ हमारा यही बात करता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट। अगर कोई एक पार्टनर सारा का सारा प्रॉफिट ले रहा है उसको पार्टनरशिप फर्म नहीं कहा जाएगा। वो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए। इक्वल हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, बट वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना मैंडेटरी है। 3 पार्टनर है तो 1:1 हो सकता है, 1:1, 1:1। अब
ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर क्या है कि एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट, कि कैसे उन बिटवीन पार्टनर्स के बीच में उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। नेक्स्ट है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अभी आपने लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा था ABC 3 पार्टनर है, ठीक है। अगर A इन दोनों के बिहाफ पे करता है, D से कुछ बाय करता है, गुड्स को क्रेडिट में बाय करता है, तो क्या D सिर्फ A से रुपए ले सकता है? नहीं, D B और C से भी रुपए ले सकता है। म्यूचुअल एजेंसी जिसको बोलते हैं, एजेंट प्रिंसिपल जिसको रिलेशन कहा जाता है, इनके बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तीनों के बीच में। अगर A B और C के बिहाफ पे कोई काम करेगा तो B और C भी उसके लायबल होंगे, लायबिलिटी के लायबल होंगे, पे करने के लिए लायबल होंगे। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल या फिर एनीवन or more of the partner acting for all. This is cardinal principle of the partnership law. There should be a binding contract होना चाहिए of mutual agency between the partner. Example है ABC partners है ABC associate के। If a maid certain purchase करता है A Mr. K से, तो Mr. K can recover ABC तीनों से कर सकता है, ना कि खाली A से। क्लियर? एनी डाउट? चलिए आगे। ऑल क्लियर या क्लियर? सब समझ आ रहा है ना? चलिए, इजी है, आप इंटेलिजेंट हो सब। और ये आपका जो अभी पढ़ाया है ये आपको रीड करना है, सेम है सब कुछ, कि एक पार्टनरशिप के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, शेयर द प्रॉफिट, और कैरिड ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं, ये हम करेंगे अभी काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप करने के बाद, सारे डिफरेंसेस। अब आता है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप कितने तरह की होती है, विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन और विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस। सबसे पहला आता है विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन। इसमें दो तरह की होती है, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन और विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस। ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं, ओके, पार्टनरशिप एट विल। और जब हम इसकी बात करते हैं, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। एट विल की बात करते हैं, देखिए जहाँ एट विल कौन सी पार्टनरशिप होती है, जहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की गई है, कोई भी टेन्योर पार्टनरशिप का कि 3 साल के लिए बनाई गई है, 4 साल के लिए बनाई गई है, डिसाइड नहीं की गई है, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। नो फिक्स पीरियड, कोई भी फिक्स पीरियड डिफाइन नहीं किया गया है। सेकंड, कोई भी डिटर्मिनेशन पीरियड डिफाइन नहीं किया गया है। नो एंड पीरियड, डिटर्मिनेशन पीरियड, एंड पीरियड, कोई भी एंड पीरियड और फिक्स पीरियड डिसाइड नहीं किया गया, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। जहां पर इन दोनों में से एंड, जहां पर इन दोनों में से कुछ भी डिसाइडेड है, तो उसको पार्टनरशिप एट विल नहीं कहा जाएगा। पार्टनरशिप अपनी इच्छा से बना ली है कि कोई भी टाइम लिमिट कभी भी चलती रहेगी और कभी भी एंड कर देंगे जब मन करेगा तब। अब फिक्स पीरियड किसको बोलते हैं, जहां पर पार्टनरशिप बनाई गई है एक फिक्स पीरियड के लिए, लेट से 4 ईयर के लिए एक पार्टनरशिप को बनाया गया है। 4 ईयर कंप्लीट होंगे, पार्टनरशिप को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर उसके बाद भी अगर लेट से कि आपकी पार्टनरशिप चलती रहती है, 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और 2 मंथ्स भी इसके साथ साथ कंप्लीट हो चुके हैं, पार्टनरशिप आपकी क्या हो रही है, चल रही है, तो जो ये 4 ईयर 2 मंथ्स है, इसको बोला जाएगा पार्टनरशिप एट विल। ड्यूरेशन तो यहाँ खत्म हो गया, ये अपनी इच्छा से आगे चला रहे हो, तो इस 2 मंथ्स के पीरियड को बोला जाएगा पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, इस 2 मंथ्स के पीरियड को क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप एट विल। क्लियर? एनी डाउट? ये आपका था ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल एंड फॉर अ फिक्स पीरियड। विल मतलब जहां पर ना तो फिक्स पीरियड है
कब खत्म होगा, और ना ही डिसाइड किया गया है एंड कब होगा, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। फिक्स पीरियड जो फिक्स पीरियड के लिए बनाई गई है बट उसके खत्म होने के बाद भी वो कंटिन्यू रहती है, तो जो कंटिन्यू रहती है उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप एट विल। देखिए पार्टनरशिप एट विल इज अ पार्टनरशिप व्हेन नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन फॉर ए ड्यूरेशन एंड देयर इज नो, कोई भी प्रोविजन नहीं है एंड ऑफ द पार्टनरशिप, डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ना ही फिक्स पीरियड है ना ही एंड करने का कोई प्रोविजन है। दीज टू कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बिफोर ए पार्टनरशिप रिगार्डेड एज पार्टनरशिप एट विल, where there is an agreement between the partners either for the duration or determination, the partnership is not partnership at will। इन दोनों में से कोई भी चीज़ एग्जिट करती है तो उसको पार्टनरशिप एट विल नहीं कहा जाएगा। देखिए जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा या कम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नोट्स भी मोर देन इनफ है और जितना पढ़ाया जा रहा है वो भी मोर देन इनफ है। where a partnership enter into a fixed term is continue after the expiry of such term, it is to be treated as having become a partnership at will। अगर फिक्स टर्म के लिए बनाई गई है उसके बाद भी चल रही है उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड जो कि आपने पढ़ चुके हैं, आपको समझ आ चुका है। where a provision is made by a contract for the duration of the partnership is called partnership for a fixed period, कि 4 साल के लिए बनाई गई है, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। अब आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप कोई पर्टिकुलर एडवेंचर को कंप्लीट करने के लिए बनाई गई है, और जो जर्नल जो पर्टिकुलर किसी एडवेंचर के लिए नहीं, जनरली किसी हर चीज़ के लिए बनाई गई है उसको जनरल पार्टनरशिप कहा जाता है। पर्टिकुलर एडवेंचर लाइक मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट, कि मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट होते ही हम पार्टनरशिप हमारी बंद कर देंगे। रोड बनानी है, रेलवे बनाना है, वो कंप्लीट होते ही पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर एडवेंचर को कंप्लीट करने के लिए, पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए जो पार्टनरशिप बनाई जाती है उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहा जाता है। जो जनरल इन नेचर होती है, कोई पर्टिकुलर एक ही पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती, उसको जनरल पार्टनरशिप कहा जाता है। ए पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ ए सिंगल एडवेंचर एज वेल एज फॉर द कंडक्ट ऑफ ए कंटिन्यूअस बिजनेस, where a person become a partner with another person in any particular adventure or undertaking, the partnership is called particular partnership। एक particular adventure के लिए बनाई गई है और जो journal in nature होती है उसको बोला जाता है journal partner, not a particular adventure। where a partnership is constituted with respect to business in journal, it is called a journal partnership। A journal partnership is different from a particular partnership। In this case of a particular partnership, the liability of the partner extend only to that particular adventure, but it not in the case of a general partnership, इसमें unlimited रहती है। अब आपका आता है नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है बच्चे? जो कि आपका एग्रीमेंट हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है, वो एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, जो कि ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल और रिटन क्या होता है? रिटन होना इसलिए मैंडेटरी नहीं है, बट होना चाहिए फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए। पार्टनरशिप डीड की हम बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनते हैं, जब भी कोई पर्सन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनते हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को ही डीड कहा जाता है। उसमें लिखा होता है उनके नेम, उनका सब कुछ गिवन होता है कि क्या क्या उनकी लायबिलिटी, प्रॉफिट, जो भी चीज़ें हैं क्या क्या रहने वाली है। तो ये डीड होती है, जिसको जो एग्रीमेंट होता है उसको बोला जाता है। ये ओरल और रिटन दोनों हो सकती है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इट मे बी राइटिंग भी हो सकती है और ओरल या वर्बली भी हो सकती है, बट इट इज डिजायरल कैसी है कि ये राइटिंग में हो, टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। ओरल और राइटिंग दोनों हो सकती है, बट ये डिजायरेबल है कि रिटन में हो कि अवॉइड किया जा सके, किसको? फ्यूचर डिस्प्यूट को अवॉइड किया जा सके।
The document in writing containing the various term and condition as to relationship of the partners to each अदर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. जो पार्टनरशिप डीड में क्या गिवन होता है, वेरियस टर्म एंड कंडीशन गिवन होती है जिसको पार्टनर्स को फॉलो करना होता है बिटवीन द पार्टनर्स. ठीक है, वेरियस टर्म एंड कंडीशन ये क्या हो सकती है, ओरल भी हो सकती है और राइट इन रिटर्न भी हो सकती है. ठीक है, और ये क्या कंटेन करती है, वेरियस टर्म्स एंड conditions. Okay, you are not able to see. ठीक है, it should be draft किया जाना चाहिए with care and be stamped according to the provision of Stamp Act. Where the partnership compromise immovable property, the instrument of partnership must be in writing, stamp, registered under the Registration Act. अब ये देख लीजिए, एक साइड ये बात कर रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पर इन्वॉल्व होगी वहाँ, और एक साइड ये बात कर रहा है जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होगी. देखिए साथ साथ है ना, अगर आप लिखते रहेंगे इससे दो बेनिफिट होंगे. एक तो लर्न होता रहेगा, दूसरा आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या, माइंड डाइवर्ट नहीं होगा कि क्या बाहर क्या चल रहा है, मेरी बात नहीं हो रही है ना. तो फोकस साथ साथ लिखते रहिए. देखिए अब हम बात करें डीड की. ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, जो कि ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, जो जिसमें गिवन होती है टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म बिटवीन द पार्टनर्स, जो टर्म एंड कंडीशन रहने वाली है. और अगर आपकी पार्टनरशिप में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व करती है, एक पार्टनर कहता है कि आप ये मेरी बिल्डिंग ले लो पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज़ कर लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए और स्टैम्प होना चाहिए अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है तो स्टैम्प होनी चाहिए अंडर स्टैम्पिंग एक्ट. अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड में कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी का नाम, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, डेट ऑफ कमिटमेंट, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ ईच पार्टनर 50-50, 60-60, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है, अदर है, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉविंग लोन्स, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ ए डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म बंद हो जाती है तो क्या प्रोविजन होगा, प्रोविजन फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू द पार्टनर इफ एनी, प्रोविजन फॉर एक्सपेल of partner in case of a gross breach of duty or fraud. A partnership may add or delete any provision according to the need of the firm. ये एक पार्टनरशिप डीड होती है. जब कोई पार्टनर शुरू करते हैं पार्टनरशिप फर्म को तो पार्टनरशिप ये एक डीड बनाई जाती है, टर्म एंड कंडीशन, आगे वो पार्टनरशिप फर्म कैसे चलने वाली है. अब नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. कितने टाइप्स के पार्टनर हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपका आता है एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर कौन होता है, इट इज ए पर्सन हु हैज बिकम ए पार्टनर बाय
agreement and actively participate in the conduct of the partnership. वो पर्सन जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पार्टनरशिप फर्म में. एग्जाम्पल देख लीजिए. मान लो एक एग्जाम्पल है. टुडे माय पेन इज नॉट वर्किंग. एग्जाम्पल, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में. ए जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हर चीज़ में. तो सबको पता है कि ए सबके साथ डील करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है सब डीलर के साथ. तो अगर ए रिटायर होगा छोड़ के जाएगा पार्टनरशिप को, तो उसको क्या देना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा. क्योंकि हो सकता है कि ए चला जाए और बी और सी इसके नाम पे बिजनेस करे और डीलर दे दे रुपए. ए को सब जानते हैं वो कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ए को क्या है, सब जानते हैं. ठीक है. अगर ए बिजनेस चला रहा है, उसकी अच्छी जान पहचान है, तो उसके नाम पर उधार में भी क्रेडिट भी मतलब लोग पैसा दे देंगे, गुड्स दे देंगे, सब कर देंगे. अगर ए छोड़ के जाता है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा. He act as an agent of other partners for all act done in the ordinary course of business. In the event of his retirement, he must give a public notice in order to absolve himself of liability for act of other partner done after his retirement. मतलब वो छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट होती है, तो उसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है. अब आता है नेक्स्ट आपका स्लीपिंग पार्टनर, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है. इट इज़ ए पर्सन who is partner by agreement and does not actively take part in the conduct of the partnership business. They are called sleeping or dormant partner. They share profit and losses, are liable to the third party for act of the firm. They are however not required to give public notice to their requirement. इसको तो सब जानती है, पब्लिक जानती है, इसको जनता जानती है. बट अगर कोई बी मान लो स्लीपिंग पार्टनर है, उसको तो कोई जानता ही नहीं है, तो इस केस में पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है. इस केस में नो पब्लिक नोटिस. बट ये ध्यान रखना, ये किसके लायबल होगा? थर्ड पार्टी के ये लायबल होंगे. अगर ए ने डी से गुड्स लिया और वो गुड्स लिया क्रेडिट पर, तो ये नहीं है कि ए ही लायबल होगा, बी भी लायबल होगा. स्लीपिंग पार्टनर है बट वो थर्ड पार्टी कौन है? डी है. थर्ड पार्टी के लायबल होंगे. नॉमिनल पार्टनर्स कौन होते हैं? जो अपना लैंड इज नेम टू द फर्म विदाउट, उनका कोई फर्म में इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई फर्म में काम नहीं कर रहे हैं, बट अपना नाम दे देते हैं यूज करने के लिए, वो थर्ड पार्टी के लायबल होंगे. वो जैसे मेरी एक फर्म है, मैंने बोला किसको, शाहरुख खान को बोला कि आप अपना नाम दे दो, कि आप मेरी फर्म में पार्टनर हो. अब उसके नाम से और भी ज़्यादा लोग आ जाएंगे, है ना. तो सिर्फ वो नाम देते, काम नहीं करते हैं, उनका नाम ही काम से बहुत ऊपर होता है, उसको बोला जाता है नॉमिनल पार्टनर. लैंड हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन द फर्म, not entitled to share the profit, does not take part in the conduct of business, liable to third party for act of the firm. उनको क्या नोट शेयर द प्रॉफिट नहीं मिलता, एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है कि आपको इतना अमाउंट पर मंथ पर ईयर आपको मिल जाएगा. क्लियर? उसको बोला जाता है नॉमिनल पार्टनर. एक्टिव पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, और जो रिटायरमेंट पे उनको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है. खत्म. स्लीपिंग पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है बट वो लायबल है थर्ड पार्टी के, और जिसको पब्लिक नोटिस देने की नीड नहीं होती है. नॉमिनल पार्टनर जो अपना लैंड देता है, नाम देता है उधार पर, जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो शेयर प्रॉफिट में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, बट वो लायबल होता है थर्ड पार्टी के लिए, उसको एक फिक्स अमाउंट दे दी जाती है. पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, एंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट ओनली, नॉट लायबल फॉर द लॉसेस, लायबल टू द थर्ड पार्टी. ऐसे भी पार्टनर होते हैं जिनका कोई लॉस में हिस्सा नहीं होता, प्रॉफिट में होता है, बट वो क्या होते हैं? लायबल होते हैं थर्ड पार्टी के. इनकमिंग पार्टनर, आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म चल रही है और इन बिटवीन कोई अदर पार्टनर, ए बी सी ऑलरेडी पार्टनर है, डी उसको ज्वाइन करना चाहता है, तो वो कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स. ए पर्सन हु इज एडमिटेड एज ए पार्टनर इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म
with the consent of all the existing partner is called incoming partner. आउटगोइंग पार्टनर, कोई ABC में से A जाना चाह रहा है, टाटा बाय बाय करना चाह रहा है, जो चलती हुई फर्म को छोड़ के चला जाता है. A partner who leaves a firm in which the rest of the partners continue to carry on the business is called retiring or outgoing partner. अब आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. When a person, देखिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट एग्जाम्पल, मान लो A है और B है. A क्या है, पार्टनरशिप फर्म में मैनेजर है, और B उसमें क्या है, पार्टनर है. ठीक है, A मैनेजर है और B क्या है, पार्टनर है. अब ये जाते हैं C के पास डील करने के लिए. अब वो A C को ऐसे दिखाता है जैसे वो फर्म का क्या है, पार्टनर है. क्या है, पार्टनर है, और C उससे सेटिस्फाई होके उससे वो डील भी कर लेता है. A ऐसे दिखाता है जैसे वो फर्म का क्या है, पार्टनर है, जबकि पार्टनर नहीं है, और C उससे सेटिस्फाई होके क्या कर लेता है, डील एग्री कर लेता है. तो उसको क्या बोला जाता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. व्हेन ए पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ करता है, knowingly permit himself represented as partner in a firm when in fact he is not, he is liable like a partner in the firm to anyone who on the faith of such representation has given credit to the firm. वो उसके लिए क्या माना जाएगा, पार्टनर माना जाएगा. उसने उसके फेथ पर फर्म को उधारी दे दिया है, क्रेडिट पर माल दे दिया है, या डील कर ली है. A person may himself by his word or conduct have induced other or believe that he is a partner, or he may have allowed other to represent him a partner. The result in both the cases is identical. अब ये जो आपका चार्ट बनाया हुआ है ना, ये मोर देन इनफ है, इसमें सब कुछ समझाया हुआ है. तो इसको बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. अब हमारा नेक्स्ट आते हैं डिफरेंसेस. ये आपको समझ आए, काइंड्स ऑफ पार्टनर समझ आया. इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं सब समझ आया. अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंसेस. चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये खाली जॉइंट स्टॉक कंपनी भी पूछा जा सकता है, खाली कंपनी भी आ सकता है, और यहाँ पे LLC भी पूछा जा सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. अब ये मत सोचना कि LLC मीन्स क्या, L तो गलत लिख दिया है, P आना चाहिए था, नहीं. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के नाम से भी पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले लीगल स्टेटस. पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स और जो पार्टनरशिप फर्म दोनों का क्या लीगल स्टेटस होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फर्म की, नहीं. दो जिस्म एक जान, मतलब उनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है. इन केस ऑफ ए कंपनी आपको पता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. कंपनी हम कर चुके, सैलोमन वर्सेस सैलोमन केस स्टडी भी हुआ था, जहाँ पर ये बताते हैं कि कंपनी अलग, उसके मेंबर अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी. और पार्टनरशिप फर्म में ये एक ही होते हैं, उनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है. फर्म नॉट legal entity, it has no legal personality different from the personality of its constituent member. A company is a separate legal entity, separate अलग होती है. एजेंसी, इन केस ऑफ ए फर्म ये क्या होते हैं, एजेंट होते हैं दूसरे पार्टनर्स के. इन एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, बट इन कंपनी में मेंबर किसी और का एजेंट नहीं होता है. मेंबर इज नॉट एन एजेंट टू द अदर मेंबर्स. कंपनी के केस में मेंबर्स होते हैं, फर्म के केस में पार्टनर्स होते हैं. पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं और मेंबर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. पार्टनरशिप फर्म का मेन मोटो ही ये क्या होता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, बिजनेस बनाना, कैरी करना, और उसका जो प्रॉफिट अर्न करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. बट इन केस ऑफ ए कंपनी ऐसा नहीं होता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. थोड़ा बहुत करती है, सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है. एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी. पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. जो घर पे आपका सामान रखा है, चांदी का, सोने का, ज्वेलरी, सब बिक जाना है. पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी में वो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की कंपनी है. कंपनी में वो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की कंपनी है. अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है,
या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है या कंपनी अनलिमिटेड है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उनकी अमाउंट कहाँ तक अनलिमिटेड रहेगी, अनपेड अमाउंट जो उनका बाकी है सिर्फ अनपेड अमाउंट तक। अगर गारंटी कंपनी है जितना उन्होंने गारंटी किया और अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड अमाउंट तक। क्लियर। जो लाइबिलिटी है इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म अनलिमिटेड रहेगी। कंपनी के केस में डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, गारंटी कंपनी है या लिमिटेड बाय शेयर है। प्रॉपर्टी देखिए, द फर्म प्रॉपर्टी इज दैट विच इज द जॉइंट एक्सटेट। क्या बोलते हैं इसको, जॉइंट एक्सटेट बोला जाता है। जो फर्म की प्रॉपर्टी है उन पर सभी का, जितने भी पार्टनर्स है उनका हक होता है, जिनको जॉइंट एक्सटेट बोला जाता है। ऑफ ऑल द पार्टनर्स डिफरेंट फ्रॉम द सेपरेट एक्सटेट ऑफ द एनी ऑफ देम। जो उनकी जो डिफरेंट खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी अलग और जो फर्म की प्रॉपर्टी है उनको जॉइंट एक्सटेट बोला जाता है, जिस पर सारे पार्टनर्स का हक होता है। बट इन केस ऑफ ए कंपनी, कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मेंबर की प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता। मेंबर की प्रॉपर्टी अलग होती है और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है। क्लियर। ट्रांसफर ऑफ शेयर, इस केस में ये शेयर इन ए पार्टनरशिप कांट बी ट्रांसफर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। बट ये क्या होते हैं, पब्लिक कंपनी के केस में इजी ट्रांसफरेबल होते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में कोई भी शेयर, अगर मेरे पास कोई शेयर है किसी पब्लिक कंपनी का तो मैं बिना किसी कंसेंट के उसको क्या कर सकती हूँ, ट्रांसफर कर सकती हूँ। बट इसमें विदाउट कंसेंट कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट कौन हैंडल करता है, ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। सभी पार्टनर्स के द्वारा मैनेजमेंट को हैंडल किया जाता है। बट इन केस ऑफ ए कंपनी मेंबर्स एंटाइटल नहीं है हैंडल करने के लिए, अनलेस कि वो एज ए डायरेक्टर अपॉइंट ना हो जाए। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर ही हैंडल करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट, तो मेंबर्स इसमें हैंडल नॉट एंटाइटल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट अनलेस क्या वो अपॉइंट ना हो जाए एज ए डायरेक्टर। बट दे कैन, इनके पास इंजॉय है द राइट ऑफ अटेंडिंग जर्नल मीटिंग, वोटिंग राइट, कैन डिसाइड सर्टेन क्वेश्चंस। कोई भी मेंबर है जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, वोट कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। ये आगे आप अपने आगे लेवल पे पढ़ने वाले हैं सब कुछ, जनरल मीटिंग क्या होती है, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, जिसमें मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। हर कंपनी को मैंडेटरी होती है जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग करानी, तो मेंबर उनको अटेंड कर सकते हैं। बट मैनेजमेंट में आर नोट टेक पार्ट, हिस्सा नहीं ले सकते अनलेस कि वो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट ना हो जाए। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का कोई रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी नहीं है। और कंपनी के केस में हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस जब तक उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। वाइंडिंग अप, ए फर्म कैन बी डिजोल्व एट एनी टाइम। जब पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे, जब को कभी भी उसको डिजोल्व कर दिया जाएगा, आगे हम लेटर ऑन वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बट कंपनी एक लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो ऐसे ही नहीं कि मेंबर्स ने बोला तो बंद कर दी। एनसीएलटी की अप्रूवल के साथ वाइंडिंग अप होगा और उसका नाम स्ट्रक ऑफ किया जाएगा आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के नेम से। नंबर ऑफ मेंबरशिप इसमें दिया हुआ है 100, बट वैसे इसका जो रूल है रिस्ट्रिक्ट करता है, कंपनीज एक्ट में 50 है, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 है और पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, फर्म को बंद किया जा सकता है। एक कंपनी इंजॉय, उनका एक परपेचुअल सक्सेशन होती है। मेंबर की डेथ पर कंपनी बंद नहीं होती, पार्टनर की डेथ पर पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है बट कंपनी कंटिन्यू एग्जिस्ट, चलती ही रहती है। तो ये क्लियर हो, आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है 5-6 मार्क्स में और इजी है। एनी डाउट, शुड आई रिपीट अगेन वंस? तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा लीगल स्टेटस। इसमें क्या कहना चाहता है कि लीगल कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनरशिप दो जिस्म एक जान, उनकी कोई लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। एजेंसी, पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं बट कंपनी और मेंबर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मेन मोटो ही पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट को। बट इन केस ऑफ ए पब्लिक नो सच कंपल्सन कि उसको सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना ही है मेंबर्स को। एक्सटेंट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है जो पार्टनरशिप फर्म में होती है, बट ये डिपेंड करता है कंपनी के केस में कि वो कौन सी कंपनी है। प्रॉपर्टी, जो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी उसको जॉइंट एक्सटेट बोला जाता है, जो सबसे बिलोंग करती है, बट इन केस ऑफ ए कंपनी की अलग प्रॉपर्टी होती है और मेंबर्स की अलग होती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर वो कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ
all other partners, but in case of a public company easy transferable होते हैं. मैनेजमेंट कौन संभालते हैं? जितने भी पार्टनर्स है वो सब संभालते हैं, बट इन केस ऑफ ए कंपनी मेंबर्स मैनेजमेंट को में हिस्सा नहीं ले सकते, पार्ट नहीं ले सकते हैं अनलेस वो डायरेक्टर अपॉइंट ना हो जाए, बट वो वोटिंग राइट पावर उनके पास होती है, जनरल मीटिंग अटेंड करने की उनके पास पावर होती है. रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म में मैंडेटरी नहीं होता है, बट इन केस ऑफ ए कंपनी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है. वाइंडिंग अप कभी भी बंद किए जा सकती है विद द कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, और बट इन केस ऑफ ए कंपनी एनसीएलटी की अप्रूवल के साथ नाम स्ट्रक ऑफ होकर ही वाइंड अप किया जा सकता है. 50 और इस केस में प्राइवेट कंपनी में 200 और पब्लिक कंपनी में नॉन लिमिट. ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस किसी की डेथ इंसॉल्वेंसी होने पर बंद किया जा सकता है, बट ये परपेचुअल सक्सेशन होती है, चलती रहती है जब तक इसका प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग क्या ना हो जाए, वाइंडिंग अप ना हो जाए. चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप एंड क्लब. डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब. ये क्लब कौन सा बच्चे? नहीं, उस क्लब की बात नहीं कर रहा. ये क्लब क्या होता है? ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन. ये किसकी बात कर रहा है? ग्रुप ऑफ पर्सन. बहुत सारे लोग आकर मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक क्लब बना लेते हैं. कोई भी पर्पस हो सकता है, जैसे मान लो एक सुबह बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने अपने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, एक योगा क्लब बना दिया, फ्री में योगा सिखा रहे हैं लोगों को. तो ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं होता है. ये क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट. मेन मोटो क्या होता है? जो सबके द्वारा चलाई जा रही है, किसी एक के द्वारा. बट ए क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन with the object not of earning profit but promoting some beneficial purpose such as improvement of health, providing recreation for members etc. क्लब का कोई भी पर्पस हो सकता है, मेन उनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. जैसे सब लोग 15 लोग आए, क्लब बनाया कि हम योगा सिखाएंगे, हम लोगों को हेल्थ की जानकारी देंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमाउंट, प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन मोटो नहीं होता है. पर्सन फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर. ए पार्टनर इज एन एजेंट फॉर अदर. पर्सन फॉर्मिंग ए क्लब आर कॉल्ड मेंबर. ए मेंबर ऑफ ए क्लब इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर मेंबर. इनको क्या बोला जाता है? जो पार्टनरशिप फॉर्म में एक दूसरे को एजेंट बोला जाता है और पार्टनर्स बोला जाता है, और वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं. इसमें मेंबर, क्लब में मेंबर बोलते हैं जो कि एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं. पार्टनर्स का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है, क्लब की प्रॉपर्टी में उनके मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. ए मेंबर ऑफ ए क्लब हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब. डिसोल्यूशन, ए चेंज इन द पार्टनर ऑफ द फर्म. इट्स मतलब पार्टनर के चेंज होने पर उसके फर्म पर इफेक्ट पड़ता है, बट इन केस ऑफ ए क्लब कोई मेंबर के जाने से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. डज नॉट इफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस, इसमें इफेक्ट पड़ता है. दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एंड क्लब. देखिए समझ आया? पार्टनरशिप तो आपको पता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाई जाती है, मेन उनका मोटो ही अर्न करना और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. बट इन केस ऑफ ए क्लब मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, प्रमोट करना होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ या कोई अदर, उसको क्लब बोला जाता है. क्लब में जितने भी लोग होते हैं उनको मेंबर कहते हैं, जो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कहते हैं जो एक दूसरे के एजेंट होते हैं. और पार्टनर्स का प्रॉपर्टी में जॉइंट स्टेट अभी हमने पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है, बट क्लब के केस में ऐसा नहीं होता है. एक पार्टनर के जाने पर वो इफेक्ट होती है, बट इन केस ऑफ ए क्लब मेंबर के जाने पर वो कोई इफेक्ट नहीं होती है. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली. जॉइंट हिंदू फैमिली को बोल सकते हैं हम फैमिली बिजनेस. फैमिली में जितने भी लोग होते हैं उन्होंने एक बिजनेस बना लिया जिसको जॉइंट हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है. ठीक है, जितना जैसे ABC 3 मेंबर, 3 एक फैमिली में है पर्सन, D बर्थ होता है, उसका जन्म होता है, ये ऑटोमेटिक इसका क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली का. Mode of creation, partnership is created necessary by an agreement. The right in the joint family is created by means its creation by birth in the family. Agreement होता है ना कि अगर कोई नया पार्टनर भी आ रहा है तो एग्रीमेंट से आएगा, बट इन केस ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे ही जन्म होगा वो क्या बन जाएगा? उसका मेंबर बन जाएगा.
डेथ ऑफ मेंबर पार्टनर ऑर्डिनरी लीड्स टू द डिसोल्यूशन, बट इन केस ऑफ ए जॉइंट पार्टनरशिप फर्म में यही होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है, 2 पार्टनर है, डेथ हो गई, बंद हो गया पार्टनरशिप, 3 है, डेथ हो गई तो भी बंद हो जाएगी। बट इन केस ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली किसी पर्सन की डेथ हो जाती है मेंबर की, तो वो बंद नहीं होती है। द डेथ ऑफ मेंबर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट गिव राइज टू रिजोल्यूशन ऑफ द फैमिली बिजनेस। जो फैमिली बिजनेस होता है उसको बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और उसमें जो जो पैदा होते जाते हैं ऑटोमेटिक उनका हिस्सा होता जाता है ना। मैनेजमेंट सारे के सारे पार्टनर करते हैं, इक्वली एंटाइटल टू टेक पार्ट इन द पार्टनरशिप। इन द राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली जनरली वेस्ट इन द कर्ता। जो उसका घर का सबसे बड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है, कर्ता बोला जाता है, वो संभालता है ना। अगर 5 भाई है तो सबसे बड़ा भाई, पापा, चाचा, जो सबसे बड़ा होता है वो उसको संभालता है। एक फैमिली बिजनेस है उसको बोला जा रहा है जॉइंट हिंदू फैमिली, और जैसे जैसे लोग बर्थ लेते हैं वो उसका ऑटोमेटिक हिस्सा बनते जाते हैं, और जो कौन संभालता है मैनेजमेंट, कर्ता संभालता है जो उसका बड़ा होता है। Authority to bind, every partner can bind the firm, but in case of a joint Hindu family, the karta or the manager, जो सबसे बड़ा है, has the authority to contract for the family business and other member in the family. Liability, in a partnership the liability of partner, अभी हमने बताया घर बिक जाएगा, ज्वेलरी बिक जाएगी, चांदी के बर्तन, गोल्ड के बर्तन सब निकल जाएगा, क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। बट इन केस ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली, जो कर्ता होता है इन ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओनली द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, बाकी मेंबर की अनलिमिटेड नहीं होती है। एंड द अदर आर लाइबल ओनली टू एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फैमिली बिजनेस। उनका कितना हिस्सा है फैमिली बिजनेस में उसके अकॉर्डिंग उनकी लायबिलिटी होगी, और कर्ता की अनलिमिटेड होती है। कॉलिंग फॉर अकाउंट ऑन क्लोजर, अब पार्टनरशिप फर्म में वो मंगवाया जा सकता है अकाउंट फॉर क्लोजर। भाई तुम कुछ गड़बड़ तो कर ही रहे हो अकाउंट्स में, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे क्या घपला चल रहा है। ए पार्टनर कैन ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स प्रोवाइडेड ही आल्सो सीक द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। वो देख सकता है, बट इन केस ऑफ ए joint Hindu family, on the separation of joint family, a member is not entitled to ask for the account of the family business. 4 भाई है, एक अलग चला गया तो वो 3 का बिजनेस नहीं पूछेगा, चौथा भाई का कोई हक नहीं है, वो अलग हो गया तो वो अकाउंट्स नहीं देख सकता है। पता होगा ये सब आपको। गवर्निंग लॉ, ए पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द 1932, ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बेनिफिट ले सकता है। इन ए पार्टनरशिप ए माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, तो ही कैन बी एडमिट टू द बेनिफिट ले सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। बट इन केस ऑफ ए माइनर बिकम ए मेंबर बिजनेस बाय इंसिडेंस ऑफ बर्थ, ही डज नॉट हैव टू वेट फॉर अटेन मेजोरिटी। इस केस में तो आपको पता है जैसे ही उसका जन्म हुआ उसका हिस्सा हो गया, उसको मेजोरिटी अटेन मेजोरिटी 18+ होने का कोई ज़रूरत नहीं है उसके हिस्से के लिए। करेक्ट। ये अपना फैमिली बिजनेस है, 4 भाई है, उनके बच्चे जैसे जन्म ले रहे हैं वो मतलब हिस्सा बनता जाएगा, और एक छोड़ के चला गया तो वो अकाउंट्स का नहीं पूछ सकता, अलग हो गया। कंटिन्यूटी, ए फर्म सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर गेट्स डिसॉल्व बाय डेथ इंसॉल्वेंसी। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बट इन केस में a joint family has the continuity till it is divided, the status of joint Hindu family is not thereby affected by death of a member. मेंबर आपको पता है कितने नहीं हो सकते हैं, 50, और इसमें अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। शेयर इन द बिजनेस, इन द पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज ए डिफाइंड शेयर बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। No correspondence has a defined share. His interest in a fluctuate one. It is capable of being enlarged by death in the family, diminished by the birth in the family. In the partnership सबका अपना अपना शेयर होता है, और इसमें कोई शेयर डिसाइड नहीं होता है। Next is partnership and co-ownership. Difference between partnership and को ओनरशिप। देखिए को ओनरशिप क्या होती है, मान लो मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, बट मेरी मम्मी ने कहा मैं भी मिलाऊंगी पैसे, हम दोनों मिलके लेते हैं, तो हम इस गाड़ी के क्या हो गए, को ओनर हो गए।
मम्मी मेरी क्या हो गई, मेरे साथ को ओनर हो गई। क्लियर, क्या हो गई, इसको क्या बोलते हैं, को ओनर। दो ने मिलकर जब कोई चीज खरीदी उसको क्या बोला जाता है, जब एक प्रॉपर्टी के दो ओनर होते हैं उसको क्या बोला जाता है, को ओनर। पार्टनरशिप ऑलवेज अराइज आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से भी आ सकती है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी आ सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ लॉ जैसे ये हैं, मान लो डैड, उनके दो बच्चे हैं, सन 1 सन 2, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये इनका बिजनेस है। अब मान लो फादर बिजनेस छोड़ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक किसके पास चला जाएगा, इन दोनों बच्चों के पास चला जाएगा। तो वो क्या हो गए, दो एक बिजनेस के S1 और S2, सन 1 सन 2 को ओनर हो गए, जो ऑपरेशन ऑफ लॉ से इनके पास आ गया। तो ये एग्रीमेंट से भी हो सकता है और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी हो सकता है। ए पार्टनर इज एन एजेंट बट को ओनर एजेंट नहीं होते हैं। Nature of interest, there is community of interest, which means that profit and loss must have to be shared. Co-ownership does not necessarily involve sharing of profit and losses. उनको जरूरी नहीं है प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करना, बट इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप आपको पता है उनका मेन मोटो ही क्या है, प्रॉफिट शेयर करना है। तो ये नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ए शेयर इन द पार्टनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली बाय कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। कॉर्नर में ट्रांसफर इंटरेस्ट और राइट इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट। मतलब उसकी ये प्रॉपर्टी है, उसको पापा से मिली है, दो को एक प्रॉपर्टी है पापा की है, पापा के जाने के बाद दो बच्चों को मिली है, तो वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है अपनी, इसकी इससे पूछने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर ट्रांसफर इंटरेस्ट ट्रांसफर करने से पहले बाकी अदर जो इतने भी पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट को लेना मैंडेटरी है। लास्ट है आपका पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। देखिए मीनिंग, पार्टनरशिप मीन्स एंड इन्वॉल्व सेटिंग अप रिलेशन ऑफ एजेंसी बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एंटर इनटू ए बिजनेस गेन इंटेंशन टू। अब तक तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन लर्न हो जानी चाहिए। काफ़ी सारी 10 से 15 बार हमने पढ़ लिया हर टॉपिक में कि क्या होता है, एक रिलेशन होता है बिटवीन द पर्सन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जुड़े होते हैं, बिजनेस को कैरी करते हैं, मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है, ये जो चलाया जाता है सबके द्वारा या एक्टिंग फॉर ऑल या फिर किसी एक के द्वारा ऑन बिहाफ फॉर ऑल, राइट। बट एसोसिएशन इन्वॉल्व्स आउट ऑफ सोशल कॉज and there is no necessary motive to earn share profit. The intention is not enter into a business for gain. जैसे एक एसोसिएशन बना दिया जाता है ना, जैसे मेडिकल एसोसिएशन बना दिया, गवर्नमेंट ने कुछ रेट निकाला, सारे एसोसिएशन वाले मिलकर आ गए अगेंस्ट में, तो ऐसे एक अपना एसोसिएशन बना लेते हैं, मेडिकल एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन ऐसे करके। पार्टनरशिप टू रन ए बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट, member of charitable society or religious association or improvement scheme of building corporation of mutual insurance society or trade protection society। charitable, mutual scheme, religious, बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन नहीं होते, वुमेन एम्पावरमेंट एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन है ना, चैरिटेबल फंड एसोसिएशन, तो ये एसोसिएशन बनाए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद यूनिट 2 के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।